सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इम्पियल पास पर फॉरेन रियल्म ने अपने काफी सारे फरमान जला दिए थे और एक बहुत ही पावरफुल फोर्स का इस्तेमाल करके इम्पियल पास पर सुप्रीम बीइंग चीपू अपने साथियों के साथ आ गया था और वो पूरे इम्पियल पास पर दबाव बनाने लग गया था। उसकी डिमांड थी कि वो शियाओ को लेने आया था, साथ ही उस वुडन बॉक्स को भी। पर जब एल्डर्स ने उसे नजरअंदाज किया तो वो उन सभी पर तेज दबाव डालने लग गया था और कोई भी इस दबाव को सहन नहीं कर पा रहा था। चीबू बोलता है, हमने पहले ही तुम्हारे बहुत से लोगों को मार डाला है, हम अब और खून नहीं बहाना चाहते। हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं ताकि ये सब शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सके। जिन ताइजुन कहती है, शांतिपूर्ण तरीके से आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर उसका असिस्टेंट ली शांग, जो फॉरेन रियल्म का एक टॉप लेवल का वॉरियर था, वो कहता है ये काफी आसान है, हुआंग और वुडन बॉक्स हमें सौंप दो और फिर आने वाले 10,000 साल हम दोनों दुनियाओं के लोग शांति से रह सकते हैं। यानी 10,000 साल तक हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे और कोई भी युद्ध नहीं होगा। साथ ही मैं इमोर्टल किंग को शपथ लेने के लिए तैयार कर लूंगा और एक सुप्रीम बीइंग का ट्रू ब्लड कर्मा से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए जिन ताइजुन सोच में पड़ जाती है कि यह शपथ खून से जुड़ी हुई है, इसीलिए इस पर विश्वास किया जा सकता है। शियाओ कहता है, मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर वो वुडन बॉक्स कभी भी इन दरिंदों के हाथ में नहीं सौंपा जाना चाहिए। इतनी बड़ी सेना सामने है और एक वुडन बॉक्स के मामले में ये 10,000 साल की शांति की बात कर रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो वुडन बॉक्स इनके लिए कितना कीमती है। ताइजुन भी बोलती है, हम उस वुडन बॉक्स को नहीं सौंप सकते, क्या हम कोई और शर्त रख सकते हैं? लिटिल बनी गुस्से में बोलती है, अगर बॉक्स नहीं सौंपा जा सकता तो क्या तुम हुआंग की डील करना चाहती हो? तभी ताइजुन की सर्वेंट गुस्से में कहती है, तुम बच्चों को यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है, तुम्हें सुप्रीम बीइंग का अपमान नहीं करना चाहिए। एक एल्डर ताइजुन से कहता है, क्या आप फॉरेन रियल्म के लोगों से समझौता करने जा रही हैं? हुआंग भी इम्पियल पास का नागरिक है, उसने महान युद्ध जीते हैं, हम अपने हीरो को ऐसे ही उनके हवाले नहीं कर सकते। और दूसरे एल्डर से भी इस बात का साथ देने लगते हैं। पर जिन ताइजुन बोलती है, मैं तुम सभी की बात समझती हूँ, पर तुम्हें याद है कि एक बार ऐसे प्राणियों का समूह था जिन्होंने फॉरेन रियल्म की आर्मी को हरा दिया था और उन्हें 9 हेवन 10 अर्थ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल वो गार्डियन कबीले की बात कर रही थी और वो कहती है, मुझे उन प्राणियों के एक वंशज का पता चला है और उनसे संपर्क करने का तरीका भी मिल गया है। वे इस दुनिया में नहीं रहते, वे बहुत दूर है, लेकिन अगर हम पर्याप्त समय निकाल लें तो वे मदद के लिए जरूर आएंगे और अगर हम कुछ समय तक टिके रहे तो शक्तिशाली मदद यहाँ पहुँच जाएगी और वो सभी इमोर्टल डोमेन के पावर हाउस होंगे। तब हमें किसी बात का कोई डर नहीं होगा और इस पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल जाएगी, एक नया चैप्टर शुरू होगा। पर यह तभी संभव है जब फॉरेन रियल्म हम पर अधिक लंबे समय तक हमला न करे। कुछ एल्डर सोचने लगते हैं कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए थोड़ी सी कीमत चुकाना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और जिन तियानजुन कहती है, हुआंग को इसके हाथों में सौंपना एक बड़े उद्देश्य के लिए है। हुआंग को भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने अपने रियल्म के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी वो बुढ़िया उसे फॉरेन रियल्म के हवाले करना चाहती थी। जिन ताइजुन कहती है, वुडन बॉक्स को सौंपा नहीं जा सकता, जिस पर फॉरेन रियल्म की लेडी एल्डर हंसते हुए कहती है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम हुआंग को हमें सौंप सकती हो? और सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे 9 हेवन रियल्म के लोगों को गुस्सा आने लगता है। पर बुढ़िया तुरंत उन्हें चुप करवा देती है और कहती है, छोटी सी बात बर्दाश्त न कर पाना एक बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारी दुनिया की शांति के लिए कर रही हूँ। किंगी कहती है कि ये ठीक नहीं है और लिटिल बनी भी कहती है कि तू बूढ़ी चुड़ैल अपनी हद पार कर रही है, अगर तुझ में इतना ही साहस है तो तू हुआंग की जगह अपने ही पोते जिन जान को क्यों नहीं भेज देती? ताइजुन अपने पोते से कहती है, अगर फॉरेन रियल्म में तुम्हारी डिमांड करता और इससे इम्पियल 500 सालों तक सुरक्षित रहता तो तुम आखिर क्या करते? जिस पर जिन जान कहता है, बिल्कुल मैं चला जाता। काओ युशेंग उन पर थूकते हुए कहता है, तू अपने पोते की तुलना हुआंग से कर रही है, इससे अच्छा है कि तुम हुआंग के साथ जिन जान को भी भेज दो। इससे ताइजुन गुस्से में काओ युशेंग के ऊपर प्रेशर डालने लगती है, पर एक साथी ओल्ड एल्डर उस दबाव को खत्म कर देते हैं और कहते हैं,
ये मेरे ब्लैक टर्टल ताओवादी का डिसाइपल है और ताइजुन तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। हुआंग अभी अभी लौटा है और उसने कई महान युद्ध जीते हैं। अगर हम उसके साथ ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही दुखद होगा और हो सकता है कि इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा भयानक हो। पर ताइजुन नहीं मानती और कहती है कि हुआंग को सौंपने के मुद्दे के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि क्या फॉरेन रियल में हुआंग से इतनी नफरत करता है कि वो उसकी तुलना उस वुडन बॉक्स से कर सके और हमें सांस लेने का समय दे। जिस पर चीबू कहता है हाँ, हुआंग को कुछ समय के लिए बदला जा सकता है। और वो बूढ़ी सर्वेंट पूछती है अगर हम इस लड़के को सौंप दे तो हमें कितने सालों की शांति मिलेगी। जिस पर चीबू कहता है 10 साल। पर जिन ताइजुन 500 साल की डिमांड करती है, जिससे फॉरेन रियल के लोग गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि हम हुआंग का इस्तेमाल सिर्फ हमारे मरे हुए लोगों को शांति देने के लिए करना चाहते हैं और इसके बदले तुम 500 सालों की शांति चाहते हो, यह नामुमकिन है। पर चीबू मान जाता है। शियाओ को इससे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका इस्तेमाल चारे के तौर पर किया जा रहा था। फॉरेन रियल का एक एल्डर कहता है इस हुआंग ने हमारी हजारों सेनाओं का अकेले सामना किया है, इसीलिए लड़का वाकई 500 सालों के बराबर है। और लड़के तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारी दुनिया के नियम अधूरे हैं। अगर तुम हमारी दुनिया में आओगे तो तुम्हारी एबिलिटी के अनुसार तुम पर हमारे किंग की कृपा जरूर होगी और तुम अपना खुद का एक सेक्टर बना पाओगे। तुम रॉयल क्लेन से भी ऊपर उठ सकते हो और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। दाओ का इटर्नल पाथ तुम्हारे सामने खुला हुआ है। 9 रियल के पीसीयू क्लेन का कमांडर कहता है अगर फॉरेन रियल में इस हुआंग की इतनी इज्जत करता है और इसे इतनी ऊंची हैसियत देना चाहता है तो हम तैयार हैं। साथ ही उसके कुछ लालची एल्डर्स भी कहते हैं अगर इसे सौंप भी दिया जाए तो भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। प्राचीन समय में गू ट्राइब और फॉलेन ब्लड फिनिक्स को ही ऐसा सम्मान मिला है और इससे हम चैन की सांस भी ले पाएंगे। पर कुछ अच्छे एल्डर्स कहते हैं ये फॉरेन रियल की एक चाल है, वो हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं, जिससे अब बहस होने लग जाती है क्योंकि कुछ एल्डर्स का मानना था कि अगर फॉरेन रियल ने अभी तक हम पर हमला किया तो हम मारे जाएंगे और हमें कभी पलटवार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है और क्या तुम उन्हें बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते। जिस पर यंग जनरेशन की तरफ वाले लोग बोलते हैं शांति समझौते से नहीं आती बल्कि लड़ने से आती है। अगर आज हुआंग बगावत भी कर दे तो ये इसलिए होगा क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया है। किंग ही हुआंग से कहती है तुम्हारा जमीर साफ है, तुमने वो सब किया जो तुम कर सकते थे, अपने दिल की सुनकर फैसला लो। शी कहता है तुम सब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन यहाँ आखिर कौन है जिसने हुआंग से ज्यादा युद्ध जीते हो। शियाओ कुछ बोल नहीं रहा था जिससे लिटिल ली को बेचैनी होने लगती है। जिन ताइजुन भी कहती है यंग दाओइस्ट तुम आखिर चुप क्यों हो, मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। शियाओ कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि फॉरेन रियल के साथ एक खूनी लड़ाई के बाद इंपियल पास में लौटते ही मुझे फिर से इनका सम्मान करना पड़ेगा। पर अब मैं इस इंपियल पास के अंदर एक सौदेबाजी का मोहरा बन गया हूँ और अगर मैं बाहर गया तो शायद एक सम्मानित गेस्ट बन जाऊंगा। ये नतीजा वाकई मेरी उम्मीदों से अलग है। ताइजुन बोलती है बॉर्डर का ये युद्ध काफी क्रूर और निर्दयी रहा है जो प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। न जाने अब तक हमारे कितने पूर्वज मारे जा चुके हैं। अगर हम शांति चाहते हैं तो किसी न किसी को तो कीमत चुकानी होगी। तुम चिंता मत करो, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखेगी। जिस पर शियाओ दृढ़ता से दूसरे सुप्रीम से कहता है मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या जिन ताइजुन जो कह रही है वो सच में मुमकिन है। अगर हम पर्याप्त समय निकाल सके तो क्या सच में एक शक्तिशाली मदद आएगी जो पास की रक्षा करेगी। अगर इससे सच में नतीजा बदल सकता है तो मेरा अकेले बाहर जाकर मौत का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे बस बेकार में मरने का डर है। जिस पर ताइजुन की सर्वेंट गुस्से में कहती है हुआंग क्या तुम पीछे हट रहे हो। तो हुआंग गुस्से में कहता है जब मैं बॉर्डर पार फॉरेन रियल से लड़ रहा था तब तुम्हारा जिन परिवार पास के अंदर बैठकर आराम कर रहा था। अगर मुझे मौत से डर लगता तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर उस वुडन बॉक्स को क्यों लेकर आता। इससे एक एल्डर गुस्से में उस बूढ़ी सर्वेंट को एक जोरदार चांटा मारते हैं और कहते हैं चाहे तुम किसी की भी नौकर क्यों ना हो, अगर फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। ताइजुन कहती है कि क्या
इसका मतलब यह है कि तुम बाहर जाने के लिए तैयार हो। शियाओ कहता है अगर मेरे बाहर जाने से और अकेले मरने से पूरे एम्पियल पास को शांति मिल सकती है और युद्ध का अंतिम नतीजा बदल सकता है तो मैं बिना झिझक चला जाऊंगा, लेकिन अगर 500 सालों बाद भी कोई मदद नहीं आई तो आज की घटना से कितने लोगों का दिल टूटेगा और तब इम्पियल पास खुद ही बिखर जाएगा और ये एक बहुत बड़ी आपदा होगी। ताइजुन कहती है तुम पूरी तरह से निश्चित हो सकते हो, उस समय तक उस रियल्म के प्राणी मदद के लिए जरूर सामने आएंगे। इस पर वांग अपना आखिरी फैसला लेता है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पर इससे शियाओ के सारे दोस्त और उसका भाई की नाव भी चौंक जाते हैं। काओ युशेंग उसे रोकने लगता है और कहता है कि तुम बाहर मत जाओ, क्या तुम पागल हो गए हो जो इन बूढ़ों पर भरोसा कर रहे हो? वहाँ जाने का मतलब सिर्फ मौत है। अभी तक यहाँ ग्रैंड एल्डर नहीं आए हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। जिनजान बोलता है वांग बड़े उद्देश्यों को समझता है, ये सच में एक बहुत बड़ा योगदान है। शियाओ अपने दोस्तों से कहता है अब मुझे समझ आया कि 9 हेवन से ऊपर ऐसे फॉरबिडन जोन्स क्यों हैं जो दुनिया से छिपे हुए हैं। अगर मैं फॉरेन रियल्म में गया और जिंदा बच गया तो मैं किस हैसियत से लौटूंगा और मुझे अपने लोगों द्वारा शक की नजर से देखा जाएगा। शायद इससे अच्छा यही होगा कि मैं अपना खुद का एक फॉरबिडन जोन बना लूं जैसे औरों ने किया, ताकि मैं उन लोगों की रक्षा कर सकूं जिनकी मुझे रक्षा करनी है। जिससे अब कुछ कमीने लोग सवाल उठाने लगते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम फ्यूचर में हमारे लिए नहीं लड़ोगे और हम पर ही तलवार उठाओगे? किंग ही गुस्से में उन्हें चुप करवाती है और कहती है कि वांग से तुम्हें इस तरह के सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। शियाओ कहता है कि अगर मैं स्वार्थी होता तो मैं फॉरेन रियल्म से खूनी लड़ाई नहीं लड़ता और इस समय मरने के लिए फॉरेन रियल्म में तो बिल्कुल नहीं आता। जिस पर वो एल्डर पूछता है तुम्हारी इन बातों का आखिर क्या मतलब था? जिस पर शियाओ अपने दोस्तों को बताता है अगर मैं किस्मत से लौट भी आया तो जरूर कोई ऐसी कार्मिक रक्त शपथ होगी या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा जिससे मैं फ्यूचर में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। काओ युशेंग की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो कहता है कि यह फैसला सही नहीं है। फ्यूचर में न जाने क्या हो और शायद हम फिर मिले तो ये दुनिया काफी बदल चुकी होगी। शी कहता है तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? शियाओ बोलता है हम दोनों शी कबीले का हिस्सा होने के नाते तुम एक दिन बहुत ही शक्तिशाली बनोगे। प्लीज हमारे पापी वंश रक्त के वंशजों का ध्यान रखना। और अब वो किंग ही से मिलता है, उसकी भी आंखें नम हो जाती है क्योंकि वो अपने प्यार और अपने दोस्तों सभी को छोड़कर जा रहा था और उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो उसे कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना। और अब शियाओ सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। काओ युशेंग गुस्से में कहता है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इम्पियल पास छोड़कर जा रहा हूँ अपने ग्रैंड मास्टर को बुलाने के लिए। और वहाँ से निकल जाता है। बाकी सभी शियाओ के दोस्त भी सीनियर मेंग तियानजेंग को बुलाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। ताइजुन कहती है हम वांग को सौंपने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।